हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मित्र, आज हम लोगों की क्लास हिंदी की प्रैक्टिस क्लास है और इस प्रैक्टिस क्लास को कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो उसी को आप लोग आगे बताएंगे कि कैसी क्लास है आपकी, है ना। और इस क्लास में आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जुड़ना और क्लास को एक्टिव तरीके से आंसर देना। एक्टिव का मतलब है कि आपको सही सही और निर्धारित समय पर आपको आंसर देना। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अब दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 पे 1 का आंसर। तो फिक्स टाइम पर आंसर दीजिए और उसमें लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 351 का ए सही है, या 52 का 3 सही है, या 54 का 4 सही है, डी नंबर। ऐसे ऑप्शन में लिख के आंसर दिया करें, है ना। तो पता चलता है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो जिसमें लिखा हुआ है, कई लोगों ने आंसर भी दे दिए हैं। लिखा है अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। लिखा है कि आधी भरी गगरी अवश्य छलकती है। फिर लिखा है अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है। ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। कम शिक्षित व्यक्ति अधिक बोलते हैं। तो देखिएगा, इसका स्पष्ट हमें आंसर दिख रहा है कि स्पष्ट आंसर जो है वो हमारा बी नंबर सही है कि अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है। क्या ऐसा ही होता है? अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है, ऐसा नहीं है यार। अधूरी योग्यता सब पर प्रकट नहीं हो जाती, मतलब अधूरी योग्यता ज़्यादा छलकती है, हमने ऐसा समझा। तो इसका आंसर जो है, फिर से देखो भाई, हमें तो गड़बड़ लग रहा है। इसका आंसर बी नंबर नहीं है। बारी गगरी ये तो गलत हो ही जाएगा, वो तो बनावटी है। बी नंबर वाला भी नहीं है। कम शिक्षित व्यक्ति अधिक बोलते हैं, ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। हाँ, तो सी नंबर इसका आंसर सही होगा कि ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, ये सही है, सी नंबर। 52 में लिखा हुआ है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो उत्कर्ष का विलोम अगर आप बात करेंगे तो याद रखो, उत्कर्ष का विलोम जो होता है वो अपकर्ष होता है, सी नंबर। ठीक है। तो उत्कर्ष के बाद बात करेंगे अध्यापक का बहुवचन क्या होगा। अध्यापकों, अध्यापका या अध्यापका, अध्यापिका। तो याद रखो, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप अध्यापक का ऐसे भी बना देते हैं अध्यापक गण। इसका अध्यापक गण जो होता है, गण शब्द जोड़ करके भी बहुवचन बना सकते हैं इसमें। लेकिन एक्चुअली में है क्या कि इसमें अध्यापकों शब्द भी सही हो जाता है कई बार, है ना। तो इसका वैसे हम लोग अगर उसने अध्यापक गण लिखा होता है और अध्यापकों लिखा होता है तो उस कंडीशन में अध्यापक गण उचित शब्द होता है। लेकिन याद रखो, इस कंडीशन में आपका आंसर जो है वो अध्यापकों सही है। ठीक है भाई, आगे चलिए। 253 के बाद 254, निम्न में से बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइएगा। अनादृत, अनदृत, अनादरित, अनादृत। तो याद रखो, इसका आंसर जो है वो आपका ए नंबर सही है। अनादृत आंसर सही है, ए नंबर। फिर बात करने वाले हम लोग किस पर, 54 की बात करेंगे। तो याद रखो, 54 के बाद लिखा है 55। 55 में लिखा है 355 में कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिए, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखो क्या नहीं है पवन का। पवन में पर्यायवाची क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। वायु, वायु, मरुत, सवन,
तो याद रखो इसमें अनिल अनल शब्द जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। किसका? वो आग का पर्यायवाची होता है। इसका बी नंबर आंसर गलत है। तो याद रखिएगा, लिखा है थोड़े देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो याद रखो उसे हम लोग क्षणभंगुर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग क्षणभंगुर कहते हैं। आगे देखिएगा 56 के बाद 57, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता या अवश्य। तो याद रखिए जिसमें आवश्यकता शब्द लिखा हुआ है वो आंसर आपका सही है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो आवश्यकता वाले में सही है। तो इसका जो आंसर सही है वो आवश्यकता शब्द सही है। चलें आगे। आगे चलिएगा, लिखा हुआ है आग का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखो जहाँ हम आपसे आग का पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो उस कंडीशन में आपको अभी हाल बताया है कि ये सारे के सारे आग के पर्यायवाची ये आपके वायु या हवा के, वायु के या पवन के, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन आग का पर्यायवाची सी नंबर सही है। ठीक है। अब आगे की बात करेंगे। 359 में लिखा है सार्थक का विलोम क्या होता है? सार्थक का विलोम आवश्यक, अनिवार्य या निरर्थक या व्यर्थ। तो याद रखो इसका जो आंसर सही बनेगा वो आपका आंसर क्या बनता है? सार्थक का विलोम जो होता है वो निरर्थक सही होता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। 59 की बात करेंगे हम लोग 60 में। 60 में लिखा हुआ है क्या? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ है अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है। अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति न ऐश्वर्य पा सकता है और न भक्ति। फिर लिखा एक चीज के पीछे पड़कर दूसरी को भी खो देना। एक चीज के पीछे पड़कर दूसरी को भी खो देना। फिर लिखा धन की लालच में भक्ति भी खो दी और धन भी न प्राप्त हुआ। देखिएगा क्वेश्चन लिखा एक चीज़ के पीछे पड़कर दूसरी भी खो देना। अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति न ऐश्वर्य पा सकता है न भक्ति। ये तो भाई देखो दोनों गलत लिख रहे हैं कि अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों हानि और लाभ उठाता है। एक चीज़ के पीछे पड़कर दूसरी को भी खो देना। फिर लिखा है धन की लालच में व्यक्ति भी खो दी और धन भी खो दी। ये भी सही गलत है। तो सी नंबर इसका आंसर सही है। इसके बाद में लिखा हुआ अपराध पाप। अपराध का अर्थ है कानून की निगाह में दुष्कर्म, किंतु पाप का आशय क्या है? अपराध का अर्थ बताया गया कानून की निगाहों में दुष्कृति, किंतु पाप का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। एक जघन्य अपराध, अनिष्ट कार्य करना, धर्म एवं यूसुरी नियमों की दृष्टि की गई दुष्कृति, एक प्रकार का अपराध जिसकी अपेक्षा सर्वत्र हो। तो इसका आंसर क्या सही है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो सही होता है वो आपका धार्मिक ईश्वरीय नियम की दृष्टि से की गई दुष्कृति को पाप कहते हैं। देखिए कानून की निगाह में अपराध होता है, अपराध से हमें सज़ा मिलती है, लेकिन कहते हैं आपने पाप कर दिया। पाप का मतलब होता है आपने लोगों को सताया या चींटी को मार दिया या गाय को मार दिया, इतनी पाप पड़ेगा। तो ये धार्मिक स्थिति से या ईश्वर के नियम के अकॉर्डिंग ये हमने क्या किया, गलत काम किया है, यही आपका क्या होता है, पाप कहलाता है। 61 के बाद लिखा हुआ है 62 नंबर में। 62 में बोला गया है कि कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से मेल नहीं बनता है। तो याद रखिए अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है,
इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर सी नंबर सही है। आगे बात करेंगे सी में 263 के बाद 263 में पूछा अनुगृहीत में आंसर क्या है, तो याद रखो इसका आंसर जो बनता है अनुग्राहित बनता है। क्या बनता है? अनुग्राहित। इसका आंसर सही बनता है बी नंबर। फिर आगे चलेंगे 264 में। आ जो होता है, आ उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए आचेत, अनुज, अवतार, अत्यंत, इसमें आपका उपसर्ग है अति। फिर अवतार में अब उपसर्ग है आव अब। फिर अनुज में ज़रूर आपका, इसमें कोई नहीं होता क्योंकि इसमें उपसर्ग रहते हैं। नुज शब्द कोई नहीं होता ना, आ हटा दोगे नुज ने। आ चेत में ज़रूर आप आ हटा देंगे तो चेत शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर सही है। ए नंबर आचेत बनेगा। फिर लिखा हुआ है उदार का विलोम क्या होता है, तो याद रखो उदार का विलोम जो होता है वो अनुदार होता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर बात करेंगे 65 के बाद 66 में सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो बता रहे हैं आकर्षण, उसे आसक्ति के नाम से जानते हैं। उसे आसक्ति के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे 267 में लिखा हुआ है जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं। जो धन व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्यय के नाम से जानते हैं। अपव्यय का मतलब होता है जो धन को व्यर्थ तरीके से खर्च करता हो। समझ गए? तो इसका डी नंबर सही है। 67 के बाद हम लोग बात करेंगे 68 में। लिखा निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो याद रखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो याद रखो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो बनेगा वो आपका बी नंबर सही बनेगा, क्योंकि अंतर शब्द अलग है, राष्ट्रीय शब्द अलग हो जाएगा। फिर बात करेंगे 369 में खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का आंसर बताइएगा। देखिए मित्र, आंसर ज़रूर दीजिएगा। आंसर आप देंगे तो आप जो गलतियां कर रहे होंगे उन गलतियों में सुधार होगा। भले ही आप गलत आंसर देंगे तो उसमें सुधार अवश्य होगा, तो उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप आंसर गलत देंगे तो कुछ ज़रूर सीख होगा या सीखने को मिलेगा, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कायरतापूर्ण व्यवहार करना, अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी श्रम छुपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना ये भी सही गलत है। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना ये आंसर सही है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर सही है। इसके बाद 70 की बात करेंगे, सत्कार का विलोम क्या होता है, तो याद रखो सत्कार का विलोम जो होता है वो आपको जानते हैं। सत्कार का विलोम, सत्कार मतलब समझते हैं कि ना, जब आप किसी के यहाँ जाएं तो कहते हैं स्वागत और सत्कार किया उसने, तो याद रखो सत्कार का मतलब होता है आपको बहुत अच्छी तरह से उसने बुलाया और सत्कार किया। तो इसका आंसर जो बनेगा सत्कार का आंसर तिरस्कार बनता है। बात करेंगे अब हम लोग सत्कार के बाद 371 में प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो याद रखो जो प्रत्यय के योग से मिलकर के बना हो उसी को बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसमें
इसमें भी कोई भी प्रत्यय नहीं है। सजीव में उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय है। मलिन शब्द में जरूर माल प्लस इन बन जाएगा। माल प्लस इन शब्द आपका बन जाएगा। तो उपसर्ग वाला प्रत्यय वाला शब्द जो है वो डी नंबर सही है। आगे चलेंगे हम लोग। लिखा है 72। 72 में लिखा है एक तो चोरा जोरी और दूसरी सीना जोरी। मतलब पहले अपराध कर देना और फिर अकड़ना। ऑप्शन मिलाइएगा। अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुकर जाना, अपराध करके उसे गलत ना मानना। क्या? अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुकर जाना, अपराध करके गलत ना मानना। तो गलती ना मानना या गलत ना मानना, इसका आंसर जो बनेगा वो अपराध करके भी गलती ना मानना। ये आपका एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी बन जाएगा। 72 के बाद बात करेंगे हम लोग 73 में। लिखा एक उपसर्ग से बनने वाला शब्द है या अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखो मित्र, इसमें क्या है, अप उपसर्ग है, क्योंकि आप क्या करेंगे, अप शब्द को देखकर मान शब्द आप अलग कर देंगे। तो इसका आंसर अप उपसर्ग तो इसमें भी है, फिर इसमें भी अप प्लस ब बन जाएगा। तो अप उपसर्ग तो इसमें भी बन जा, इसमें भी अप प्लस कीर्ति इसमें भी बन जाएगा। तो याद रखो अप उपसर्ग इसमें भी है, तो इसलिए डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा कि सभी सही हैं जिसमें उप उपसर्ग बना हुआ है। 73 के बाद बात करेंगे 74 में, जिसमें लिखा है अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखो इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट दीजिएगा, क्योंकि कारक आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है कारक के बारे में। तो याद रखो संप्रदान कारक होता है के लिए, अपादान होता है अलग होने में, और संबंध होता है का की रे रारी रे वाला, अब संबोधन होता है हे ओ अरु। तो याद रखिए अलग होने के अर्थ में जो हम यूज करते हैं वो अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग 74 के बाद 75। वह अपने भाग को सराहता रहा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। वह अपने भाग को सराहता रहा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो हुआ है वो बता रहे हैं कौन सा है। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है कौन सा। वह अपने भाग को सराहता रहा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ। तो याद रखिएगा इसमें को शब्द का प्रयोग किया गया है, और को शब्द जो होता है वो कर्म कारक होता है। डी नंबर इसका आंसर सही है। 75 के बाद हम बात करेंगे 76 में। लिखा गीता हाथ से मारती है। तो किससे मार रही है भाई, हाथ से मार रही है। तो इसमें ना तो करता है क्योंकि से कारक है, ना तो अपादान है, अलग तो हो नहीं रहा, अधिकरण है नहीं, इसमें करण कारक तत्पुरुष समास बन जाएगा। 76 का आपका डी नंबर सही है। 76 की बात करेंगे 77 में। लिखा है वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो है उत्तम संस्कार जो है उससे क्या करेगा, दृढ़ करेगा। तो से कारक है, ना तो अपादान, ना संबंध, ना संप्रदान है,
इसका आंसर ए नंबर सही है। 77 के बाद 78 में लिखा, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? जिसमें कह रहे हैं धीरे धीरे सवेरा हो गया, जब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता। भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। धरती ने किसको क्या दिया है? तो इसमें पूछा है किसमें कारक, जिसमें पूरक का प्रयोग हुआ है। तो याद रखो, जो पूरा वाक्य हो उसी को पूरक वाक्य कहते हैं। तो याद रखिए सी नंबर इसका आंसर सही है। भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे, ये पूरक शब्द है, अलग अर्थ दर्शा रहा। लिखा है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। ये पर्यायवाची वगैरह आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है? तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसमें लिखा है पर्यायवाची पार्वती का बताना है। तो पर्यायवाची का जो पार्वती का पर्यायवाची शब्द है उसका जो आंसर है वो आपका उमा शब्द है, ठीक है? इसके बाद 380 में लिखा है मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? मतलब मान शब्द जोड़ दें तो उसका अर्थ घमंड हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो याद रखो आपको क्या है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें? मान शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि अर्थ घमंड हो जाए? क्या हम स्व जोड़ दें स्वमान? गलत। क्या अप जोड़ दें अपमान? क्या अख जोड़ दें? नहीं भाई। तो इसमें अभी जोड़ दीजिएगा। अभिमान का मतलब होता है घमंडी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? अभी शब्द मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर 80 के बाद 81 में लिखा है कि अभिमान और गर्व दो शब्द लिखे हुए हैं। इसमें अभिमान का आशय घमंड बताया गया है। अभिमान का आशय क्या है? घमंड। अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ है। तो बताओ भैया क्या है अभिमान करना? अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, ये अभिमान का अर्थ है। अब गर्व का अर्थ बता दो जरा क्या होता है? गर्व का मतलब होता है रूप वैभव ज्ञान और इन सभी में श्रेष्ठ होना, गर्व की बात होती है। नहीं कहते आपने हमारा गर्व से सर ऊंचा कर दिया, मतलब आपने ज्ञान से, रूप से, वैभव से, इसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हमें आप पर गर्व है। तो आंसर ए नंबर सही है। अब बात करेंगे हम 82 में लिखा है अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो याद रखो अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, क्या है बताओ भाई? देखिएगा इसमें हम अभिमुख भी बनाएंगे, अभी उपसर्ग है, अभी योग भी बना देंगे, अभी कर्ता भी बना देंगे। तो इसमें आपके 3 बन जाएंगे, तीनों के तीनों हैं, जिसमें डी नंबर आंसर सही होगा कि सभी सही है। फिर बात करेंगे 82 के बाद 83 बात हुई अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? देखो भाई, अभी से तो बना हो लेकिन सम्मुख शब्द हो, उसका अर्थ जो होना चाहिए वो सम्यक होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि अभी उपसर्ग तो कई में है। देखिएगा अभी शब्द इसमें भी है, अभी इसमें भी है, अभी इसमें भी, अभी इसमें भी, क्योंकि अभी प्लस आगत बनेगा अभ्यागत में। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है ये बताना था। इसका जो आंसर बन रहा है वो कौन सा आंसर है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। और क्या समझना आपको, तो समझने की कोशिश करिएगा
और बताने की कोशिश करिएगा जिसका अर्थ सम्मुख हो। तो याद रखो, अभी शब्द हटा दीजिए, मुख का मतलब होता है सम्मुख, अभिमुख का मतलब होता है सम्मुख। अब बात करेंगे 83 के बाद 84, जिसमें लिखा हुआ आदि और आदि। तो याद रखिए, आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है? आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ। आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ, और इस वाले आदि शब्द का होता है अर्थ अभ्यस्त। तो इसमें आपका ए नंबर सही बन जाएगा, 84 का ए नंबर सही है। फिर बात करेंगे 85 में लिखा है कौन सा शब्द स्वर संधि का है। तो याद रखो मेरे मित्र, हमने आप लोगों को संधियाँ बताई हैं अभी। देखिएगा, ये आपका देखिएगा, सज्जन में अभी हमने बताया था कि जहाँ पर डबल जा आ जाए व्यंजन संधि होती है। जगदीश भी आज रूल आपको बताया है, आप इसको जगत आधा ता बनाएंगे, जगत प्लस ईस बनेगा। ये पहला रूल बताया था हमने व्यंजन संधि का। सज्जन में हमने शायद में तीसरा चौथा रूल बताया है, सत प्लस जन बनेगा। ठीक है। इसके बाद में निराशा में नी प्लस आशा बनता है, नी प्लस आशा शब्द बनता है, ये विसर्ग संधि है। अब अभ्यागत जो होता है वो अभी प्लस आगत बनेगा, जो कि स्वर संधि का पाठ यण संधि बनेगी। ठीक है। तो अभ्यागत में स्वर संधि का पाठ एक यण संधि होती है, वही इसका आंसर सही है। आगे बात करेंगे हम लोग किसमें, 85 के बाद 86, जिसमें लिखा हुआ आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखो, आकाश का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आप जानते हैं गगन, अंबर, नभ और अनंत शब्द भी हो जाता, अंबक शब्द नहीं है, अंबर शब्द होता है आकाश में। तो बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर लिखा हुआ 87 में माता का पर्यायवाची नहीं है। तो जन्नी, अम्बा और माँ ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं, सहोदर शब्द नहीं होता, ये भाई का शब्द होता है। 87 के बाद 88 में लिखा हुआ है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित होती है। खड़ी बोली आपको बताना है किससे विकसित होती है। तो याद रखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी आती है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। और पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इन सभी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से होती है। तो याद रखिए, इसका आंसर बी नंबर सही है। अब आगे बात करेंगे 89 में लिखा है निद्रा। निद्रा का अर्थ होता है सोने की स्थिति में होना, या सुसुप्ति निद्रा का सूचक है। किंतु तुद्रा का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तुंद्रा शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो याद रखो, तुंद्रा शब्द का मतलब होता है कि आपको थोड़ी बेहोशी होना, है ना। अर्थ निद्रा होना, मतलब निद्रा का होता है सोने की स्थिति में या सुस्ती निद्रा में, सुस्त निद्रा में, या फिर तो आपकी, जबकि तुद्रा शब्द जो होता है वो ये बताता है कि बेहोशी की स्थिति में होना, थोड़ी बेहोशी की स्थिति में होना, ये नंबर बन जाएगा। फिर लिखा है 90 में लिखा है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताना है। तो याद रखो भाई, इसमें बता रहा है कि सचमुच सब कुछ तकलीफ दे था, अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, परस्पर मिलकर रहो, वह कितना मीठा बोलता है। तो याद रखो, कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण होना चाहिए और गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो कैसा बोलता है, बोलना एक क्रिया है, कैसा बोलता है, मीठा, तो ये गुण बता रहा बोलने की। तो याद रखो, ये डी नंबर आपका आंसर सही है। 90 के बाद बात करेंगे हम लोग 91 में लिखा है भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश आपको बतानी थी। तो याद रखो, संस्कृत भाषा को कौन सी अपभ्रंश में आता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश भाषा
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश क्या होती है भाई? या ऐसा बोलता कि संस्कृत की लिपि क्या है? अच्छा ठीक ठीक भाई, समझ गए। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि संस्कृत का जन्म कहाँ से हुआ है, तो याद रखो पाली से हुआ है। ठीक है, वही आपका अपभ्रंश माना जाएगा। अब 92 में लिखा हुआ है अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो याद रखिए सभी शब्द जो हैं वो लगभग में अवगुण भी, अवनति भी और अवतार भी सभी बने हुए हैं, तो डी नंबर इसका आंसर सही है। बात करेंगे 93 में लिखा हुआ अंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो याद रखो अंग का अनेकार्थी शब्द जो बनेगा वो डी नंबर सही है कि सभी सही है। 93 के बाद 94 में बनेगा निम्न में से बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो अवश्य में भावी शब्द बनेगा। अवश्य में भावी शब्द बनेगा, जिसका आंसर जो होगा वो बी नंबर सही है। अब बात करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है आगे 95 में जिसे ना जीता जा सके। तो याद रखो ना जीता जा सके उसे अजय के नाम से जानते हैं। फिर 95 के बाद बात करेंगे 96 में। 96 में ना जीता जा सके अजय होता है। जो बिना वेतन के काम करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवेतनिक के नाम से जानते हैं, बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे 98 में लिखा है कौन सा कथन असत्य है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। तो हमें तो भैया यही पता चल रहा है कि अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ए नंबर सही है। 98 के बाद लिखा है 99 में चौपाई शब्द, चौपाई पद में समास कौन सा है? तो याद रखिए चौपाई में कौन सा समास है? तो याद रखिए आप जानते हैं 4 शब्द मतलब जहाँ पर संख्यावाची पहले लगा हो और बाद में संख्या हो, तो वहाँ पर आपका कौन सा शब्द बनता है? तो वहाँ पर आपका द्विगु समास बन जाता है। चारपाई में द्विगु समास है। फिर लिखा है गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहा जाता है। इसमें आपको लिखेंगे गगन को चूमने वाला, इसमें आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, तो गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? तो याद रखिए इसका आंसर है गगनचुंबी में सी नंबर। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो गए। कितने लोगों के कितने सही गए आज आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग सही आंसर बहुत कम बताए हैं आज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखे थे जो आपके बड़े डेंजर थे भाई साहब, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 50 में आपके लगभग कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितने लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे क्लास को। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।